Dear student, welcome to Biome Tutor class. In this video lecture, we are going to discuss conjugation and transduction. अब तक हम बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन एंड ट्रांसफॉर्मेशन को हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन को डिटेल डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्जुगेशन को। कॉन्जुगेशन जो है, इसकी प्रोसेस को सबसे पहले डिस्कवर किया था एक वैज्ञानिक हुए हैं लैडरबर्ग एंड टैटम। 1946 में इन्होंने ई कोलाई के K12 स्ट्रेन के अंदर कॉन्जुगेशन की डिस्कवरी की थी और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1958 में बीडल के साथ, राइट। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 1946 में इन्होंने डिस्कवरी की, 1958 में इन्होंने नोबेल प्राइज इस डिस्कवरी के लिए जीता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। पढ़ने में बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन इसका अगर हम माइक्रोबियल वर्ल्ड पे, पूरे बैक्टीरिया पे इम्पैक्ट देखा जाए तो बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसमें क्या होता है कि कॉन्जुगेशन में वही प्लाज्मिड भाग लेगा जिसके पास वही बैक्टीरिया भाग लेगा जिसके पास कॉन्जुगेटिंग प्लाज्मिड है, या जो कॉन्जुगेटिंग बैक्टीरिया वाली कैटेगरी से आते हैं। इसका मतलब हर बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन में भाग नहीं ले सकता। इसका कारण है, ऐसा क्यों? देखिए, पहले इसकी मैकेनिज्म को जनरल वे में देख लेते हैं। जैसे कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड होता है, मतलब दो बैक्टीरिया एक दूसरे के टच में आना बहुत जरूरी है। अगर दो बैक्टीरिया एक दूसरे के टच में जब तक नहीं आते तब तक यहाँ पे कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे जब दो बैक्टीरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो उनके बीच में कोई ऐसी स्ट्रक्चर बननी चाहिए जिसके थ्रू ये एक्सचेंज होगा। तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। इसका मतलब दो बैक्टीरिया के बीच में एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बनती है जिसके थ्रू ये एक बैक्टीरिया अपना डीएनए का कुछ पार्ट दूसरे बैक्टीरिया को देता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज क्लियर हुई कि एक तो सारे बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन फॉलो नहीं करते, वही बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन फॉलो करेंगे जिनके अंदर सर्टेन टाइप के बैक्टीरिया प्लाज्मिड पाए जाएंगे। अब जो बैक्टीरिया यहाँ पे डोनर की तरह काम करता है, जो दे रहा है डीएनए या जीन्स, वो F+ सेल कहलाती है। और जो रेसिपिएंट है, जिसके पास पहले से वो जीन्स नहीं है या जो डोनर से जीन्स ले रहा है, उसको F- सेल कहेंगे। ऐसा देखा गया है कि जो F+ सेल है, मोस्ट कॉमन सिचुएशन में उनके अंदर एक टाइप का प्लाज्मिड पाया जाता है जिसको हम F प्लाज्मिड कहते हैं, और जो रेसिपिएंट होते हैं उनके अंदर F प्लाज्मिड एब्सेंट होता है। ये एक मोस्ट कॉमन सिचुएशन बैक्टीरिया की हमने यहाँ पे देखी। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करें तो देखिए, कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि एक जैसे ये बैक्टीरिया है A और ये जो बैक्टीरिया है B, इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन होना है। जैसे ये तो हो गया A बैक्टीरिया और ये हो गया B। इन दोनों के बीच में जब कॉन्जुगेशन तभी पॉसिबल होगा जब कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी। तो देखिए, यहाँ पे जैसे ही दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के पास आते हैं, इनके बीच में एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो चुकी है। यहाँ पे इसको कहते हैं हम कॉन्जुगेशन ट्यूब, क्योंकि इस ट्यूब के फॉर्मेशन में पिलिन प्रोटीन इन्वॉल्व है। सेक्स पिलाई जो होते हैं वो इस ट्यूब प्रोटीन को बनाते हैं, इसीलिए यहाँ पे कॉन्जुगेशन पाइलस वर्ड भी कई बार आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो टर्म है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब वर्ड ही यूज किया जाता है। अब जो F+ सेल होती है, इसके पास मैंने बोला था ना कि मोस्ट कॉमन सिचुएशन इसके पास F प्लाज्मिड पाया जाएगा, और जो F- सेल है इसके पास F प्लाज्मिड नहीं होगा। तो अब ये F प्लाज्मिड क्या करता है, जैसे ही कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाएगी, ये F प्लाज्मिड अपना रेप्लिकेशन करना शुरू करता है। और जब मैंने प्लाज्मिड पढ़ाया था तो यहाँ पे ये बताया था कि F प्लाज्मिड जब रेप्लिकेशन करते हैं तो वो सिग्मा शेप अपीयर होते हैं। इस तरीके की शेप की मैंने बात की थी, राइट, कि वो वहां पे जो उनका शेप आपको दिखेगा वो वहां पे सिग्मा शेप दिखेगा। और सिग्मा शेप
अपीयर होने वाले प्लाज्मिड में जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो ORIT कहलाता है, राइट। इसका मतलब कि यहाँ पे जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है इस प्लाज्मिड के अंदर, ये एक तो एफ प्लाज्मिड में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सिग्मा शेप में अपीयर होगा। इसका मतलब यहाँ जब ये एफ प्लाज्मिड रेप्लिकेशन करेगा तो कैसी शेप दिखाएगी, सिग्मा शेप। और दूसरा, सिग्मा शेप जब भी कभी किसी रेप्लिकेशन शेप में पाया जाएगा तो वहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, ORIT। इस चीज की व्याख्या मैं प्लाज्मिड सेक्शंस में ऑलरेडी कर चुका हूं डिटेल में। तो यहाँ पे जब एफ प्लाज्मिड जो है अपना रेप्लिकेशन करता है, सिग्मा शेप यहाँ पे अपीयर होगा, तो वो अपनी कॉपी जो है दूसरी सेल्स में इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से भेजने लगता है। सिग्मा शेप जब भी कभी वहां पे अपीयर होता है तो उस मॉडल को कहते हैं हम रोलिंग सर्किल मॉडल। क्या कहते हैं, रोलिंग सर्किल मॉडल। और ये इस तरीके से एफ प्लाज्मिड जो है रोलिंग सर्किल मॉडल के माध्यम से रेप्लिकेट हुआ है, सिग्मा शेप जैसा वो दिख रहा है, और ये यहाँ पे एफ माइनस सेल के अंदर आ रहा है। ये जो है इस तरीके से यहाँ पे एफ माइनस सेल में आएगा एफ प्लाज्मिड। यहाँ पे जब एफ प्लाज्मिड जो है मूव कर रहा है, जैसे यहाँ पे ये माइग्रेशन दिखाया है, तो यहाँ पे सर्टेन टाइम के बाद इस एफ प्लाज्मिड का कंप्लीट ट्रांसफर एफ माइनस सेल के अंदर हो जाता है। तो अब एफ प्लाज्मिड जो है वो एफ माइनस सेल में भी पहुंच चुका है। तो एफ माइनस जो सेल थी, जब उसके अंदर एफ प्लाज्मिड पहुंच गया तो अब वो एफ माइनस नहीं बची, अब वो कैसी हो गई, एफ प्लस सेल हो गई। अब आगे जो है ये देखिए, यहाँ तो ये रेसिपिएंट की तरह काम कर रही थी, लेकिन आफ्टर द कॉन्जुगेशन ये अब डोनर बन चुकी है, क्योंकि इसके पास एफ प्लाज्मिड आ चुका है। और इन फ्यूचर जब भी ये कॉन्जुगेशन में भाग लेगी तो अब ये कैसे काम करेगी, अब ये डोनर के रूप में काम करेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कॉन्जुगेशन में जैसे ही कॉन्जुगेशन ये ट्रांसफर जो है एफ प्लाज्मिड का कंप्लीट हो जाता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब यहाँ से टूट जाती है और दोनों सेल्स एफ प्लस सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। यहाँ पे जब मैंने जीन ट्रांसफर की बात की थी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कि दो तरीके का जीन ट्रांसफर बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में मैंने ये बताया था कि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर एक ही जनरेशन में होता है और उसका इफेक्ट भी उसी जनरेशन में तुरंत दिख जाता है। तो देखिए यहाँ इस बैक्टीरिया ने अपना जीन ट्रांसफर किया, अपने बच्चे को नहीं किया, ये दूसरा जो बैक्टीरिया था ये इसी की जनरेशन का है, इसका बच्चा नहीं है, ऑफस्प्रिंग नहीं है। तो इसने अपनी ही जनरेशन में जीन ट्रांसफर किया और वो जीन ट्रांसफर का जो इफेक्ट है वो इमीडिएट आपको दिख गया, एफ प्लस सेल्स में वो कन्वर्ट हो गए। इस तरीके के जीन ट्रांसफर को कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर या लेटरल जीन ट्रांसफर, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन जो है ये सबसे मोस्ट कॉमन जो एक उसका एक मैकेनिज्म है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। कॉन्जुगेशन जो है इसमें अब हम देखते हैं कॉन्जुगेशन मोड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन मोड से क्या मतलब है, देखिए कॉन्जुगेशन मोड का मतलब होता है कि कॉन्जुगेशन जो है दो बैक्टीरिया के बीच में जो फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है तो वो कितने टाइप से पॉसिबल है, राइट। तो कॉन्जुगेशन मोड का मतलब है कॉन्जुगेशन का टाइप्स, एक तरीके का यही इसका मतलब बैठ रहा है। कॉन्जुगेशन जो है एफ प्लस और एफ माइनस सेल के बीच में अगर पाया जाता है, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया, तो ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का कॉन्जुगेशन होता है। जब भी एक एफ प्लस सेल होगी तो वो एक डोनर सेल होगी, एफ माइनस सेल होगी तो वो रेसिपिएंट होगी। और ये मैक्सिमम टाइप का मतलब मैक्सिमम बैक्टीरिया जो भी कॉन्जुगेशन परफॉर्म करते हैं वो इस टाइप को सबसे ज्यादा परफॉर्म करते हैं। इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, अगर हम रिजल्ट की बात करें कि भाई हर टाइप के कॉन्जुगेशन का रिजल्ट अलग होता है और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो IIT जैम का हो, चाहे वो नेट लेक्चरशिप या इस तरीके के एग्जाम्स हो। तो यहाँ पे एफ प्लस और एफ माइनस के बीच में जब भी कॉन्जुगेशन होगा
दोनों ही सेल फाइनली F+ में कन्वर्ट हो जाएंगी, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा है। लेकिन दूसरा जो टाइप है वो कॉन्जुगेशन जो है वो HFR और F- सेल के बीच है। अब पहले हम ये समझ लेते हैं HFR क्या है। हालांकि मैंने प्लाज्मिड सेक्शंस में HFR को थोड़ा सा डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। देखिए, जैसे कोई भी प्लाज्मिड होता है ना, जैसे प्रीवियस स्लाइड्स में ही अगर हम जाएं तो इसमें देखिए ये जो प्लाज्मिड है ए प्लाज्मिड, ये यहाँ पे फ्रीली इस सेल के अंदर आया है। लेकिन कभी कभी ये प्लाज्मिड क्या करता है, ये इस मेन डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, जुड़ जाता है। और जब ये प्लाज्मिड या कोई भी प्लाज्मिड मेन बैक्टीरियल डीएनए के साथ जुड़ जाए तो वहां पे जो फाइनल डीएनए बनेगा उसको कहते हैं एपिसोम। क्या कहेंगे? एपिसोम। और वो बैक्टीरियल सेल जो एपिसोम रखती है उसको कहते हैं HFR। ठीक है, क्योंकि HFR की फुल फॉर्म होती है हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। क्योंकि जब भी कभी ये प्लाज्मिड मेन डीएनए के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट होता है, जुड़ जाता है, तो उस बैक्टीरियल सेल के अंदर रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी 1000 टाइम्स एटलीस्ट बढ़ जाती है। इसीलिए ऐसी सेल जिसके अंदर एपिसोम पाया जाता है उसको HFR कहते हैं। ठीक है, तो HFR क्या है ये समझ में आ गया। तो हमेशा वो मेन डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी वो हो भी जाता है। और जब भी वो हो रहा है तो उस बैक्टीरियल सेल को हम कहते हैं HFR। अब जब भी कभी HFR और F- के बीच में कॉन्जुगेशन होगा तो यहाँ पे क्या है, दोनों सेल जैसी पहले थी वैसी ही अब रहती है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस सेकंड सिचुएशन में इसलिए हुआ, जो रिजल्ट में भी देखो हमने वही लिख रखा है कि HFR एंड F- सेल नॉट चेंज। इसका मतलब जो HFR सेल है वो कॉन्जुगेशन के बाद भी HFR रहेगी, और जो F- सेल है जिसके पास F प्लाज्मिड नहीं है वो भी F- सेल ही रहेगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब भी कभी प्लाज्मिड डीएनए, जैसे ये बैक्टीरिया है, ये मेन डीएनए है, ठीक है, और ये जो है प्लाज्मिड डीएनए, तो जब भी कभी प्लाज्मिड डीएनए इसके साथ मेन डीएनए के साथ इंटीग्रेट होके क्या बनाएगा, एपिसोम, तो इसका साइज बहुत बड़ा होता है। एक तो मेन डीएनए का साइज बहुत बड़ा है, उसमें प्लाज्मिड भी ऐड हो गया, तो इसका साइज जो है बहुत बड़ा हो जाता है। और इतनी बड़ी साइज के डीएनए को ट्रांसफर करने में कंप्लीटली दूसरे F- सेल के अंदर काफी टाइम लगता है, और इतने टाइम तक कॉन्जुगेशन ट्यूब मेंटेन नहीं रह पाती, वो बीच में ही टूट जाती है। इसीलिए जो HFR सेल है वो HFR ही रहते हैं कॉन्जुगेशन के बाद, और F- सेल F- ही रहती है। उसमें F प्लाज्मिड और जो एपिसोम वाला पार्ट है वो पूरी तरह ट्रांसफर नहीं हो पाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन है, और अक्सर ये यहाँ से कंपटीशन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा जो कॉन्जुगेशन में सिचुएशन है वो एक यूनिक सिचुएशन है। वो यूनिक सिचुएशन क्यों है? वो इसलिए है कि कभी कभी जो F प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया के अंदर, जैसे एक बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर ये एक मेन डीएनए हुआ और ये जो है F प्लाज्मिड। तो ये जो F प्लाज्मिड है इसको मैं येलो से दिखा रहा हूं, और मेन डीएनए को मैंने व्हाइट से दिखाया है। तो ये जो F प्लाज्मिड है कभी कभी ये होता है कि भाई ये मेन डीएनए के जीन्स को लेके आ जाता है। तो जब भी कभी F प्लाज्मिड पे मेन डीएनए के जीन्स आ जाते हैं कुछ, तब उसको F प्राइम कहते हैं। उसको हम F+ नहीं कहेंगे, फिर ऊपर की तरफ जो डंडा लगा देते हैं इसको कहते हैं F प्राइम, PRIM, F प्राइम। तो कभी कभी बैक्टीरिया के अंदर ऐसा F प्लाज्मिड होता है जिसके अंदर नॉर्मल मेन डीएनए का कुछ जीन्स पाए जाते हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसको हम कहेंगे F प्राइम प्लाज्मिड, और उस बैक्टीरियल सेल को कहेंगे F प्राइम सेल। लेकिन अगर नॉर्मल F प्लाज्मिड पाया जाता तो इस सेल को हम क्या कहते हैं, F+। लेकिन यहाँ पे चूंकि F प्लाज्मिड के साथ मेन डीएनए का भी कुछ 2 या 3 जीन्स या एक जीन्स वहां पे लगा हुआ है, ये जो रेड से मैं शो कर रहा हूँ ये बैक्टीरियल डीएनए के जीन्स हैं, ये येलो पार्ट है ये प्लाज्मिड है।
तो इस तरीके की सिचुएशन में उसको हम एफ प्राइम प्लाज्मिड कहते हैं और बैक्टीरियल सेल को एफ प्राइम सेल कहते हैं। जब भी कभी कॉन्जुगेशन जो है एफ प्राइम से एफ माइनस के बीच में होता है तो एफ प्राइम क्या है, एफ प्लाज्मिड के साथ कुछ 1 या 2 या 3 या सर्टेन अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल मेन डीएनए के जीन्स लगे हुए हैं, तो यहाँ साइज थोड़ा बड़ा जरूर है प्लाज्मिड का, लेकिन उतना नहीं बड़ा कि वो ट्रांसफर ना हो पाए। इसीलिए यहाँ पे भी एफ प्राइम प्लाज्मिड पूरा ट्रांसफर हो जाता है एफ माइनस सेल में और दोनों ही सेल जो है वो एफ प्राइम बन जाती है। और एफ प्राइम सेल को ही हम मीरोजाइगोट कहते हैं। मीरोजाइगोट का मतलब होता है पार्शियली डिप्लॉइड, पार्शियली डिप्लॉइड। ये जो कॉन्जुगेशन का टाइप है ये स्पेसिफिक टाइप का एक कॉन्जुगेशन है जो यहाँ पे देखा गया है। इसकी डिस्कवरी जो है एडलबर्ग एंड बर्न ने की थी और इसी स्पेसिफिक टाइप के कॉन्जुगेशन को हमने एक अलग से एक नाम दिया है सैक्स-डक्सन। तो सैक्स-डक्सन कुछ अलग नहीं है, वो स्पेशल टाइप का ही एक कॉन्जुगेशन का ही टाइप है। और यहाँ पे एट द रिजल्ट फाइनली दोनों ही बैक्टीरियल सेल एफ प्राइम या मीरोजाइगोट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। मीरोजाइगोट्स का मतलब है पार्शियली डिप्लॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन के 3 डिफरेंट टाइप्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। कभी भी कोई कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो इन टाइप से ही पूछता है कि वो इस टाइप के कॉन्जुगेशन के बाद फाइनली क्या होगा। ठीक है, तो बच्चा जो है डिफरेंट टाइप्स में बड़ा कंफ्यूज रहता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब चूंकि यहाँ तक आते आते हमने ट्रांसफॉर्मेशन भी डिस्कस कर लिया है और कॉन्जुगेशन भी डिस्कस कर लिया है, इसीलिए यहाँ पे अब हम ये देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन दोनों में कुछ डिफरेंस क्या है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें पहला डिफरेंस कॉन्जुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो सॉल्यूशन में आप डीएनए डाल दो, पूरे बैक्टीरिया की जरूरत नहीं है यहाँ, तो डीएनए डाल दो उस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन कॉन्जुगेशन जो है यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत होती है। बिना फिजिकल कांटेक्ट के कॉन्जुगेशन ट्यूब 2 बैक्टीरिया के बीच में नहीं बन सकती और जब तक यहाँ कॉन्जुगेशन ट्यूब नहीं बनेगी तब तक यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ये एक मेन चीज डिफरेंस है। ट्रांसफॉर्मेशन में चूंकि आप डीएनए को बाहर की तरफ नेक्ड स्टेज में सॉल्यूशन में डाल रहे हो, इसीलिए यहाँ पे अगर उस सॉल्यूशन में डीएनए एंजाइम आपके द्वारा ऐड कर दिया जाए तो डीएनए एंजाइम क्या करता है, वहां पर जितने भी डीएनए होंगे सॉल्यूशन में उसको डिग्रेड कर देगा और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो डीएनए एंजाइम से सेंसिटिव है। अगर डीएनए एंजाइम डाला तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ये एवरी मैक्लियर मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट में भी हम देख चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। कॉन्जुगेशन जो है वहां पे जो डीएनए है वो एक कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए डीएनए एंजाइम अगर वहां सॉल्यूशन में डाल भी दोगे तो वहां पे कॉन्जुगेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि डीएनए यहाँ पे बाहर की तरफ एक्सपोज नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक नॉन पोलर प्रोसेस होती है। नॉन पोलर प्रोसेस का मतलब होता है कि आप ये नहीं बता सकते, जैसे एक बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के बाहर डिफरेंट टाइप के डीएनए पड़े हुए हैं। एक ही टाइप का डीएनए नहीं है, डिफरेंट टाइप का डीएनए है, राइट। जैसे ये एक टाइप का हो गया, फिर ये एक टाइप का हो गया और ये सेल है। अब इस बैक्टीरियल सेल के अंदर कौन सा डीएनए एंटर होगा आप ये नहीं बता सकते। इसका मतलब नॉन पोलर प्रोसेस है, वो रैंडमली पिक करेगा। क्योंकि कॉन्जुगेशन में क्या है कि 2 सेल जिसमें से एक F+ है और एक F- है, आप अगर आपको ये पता है कि F+ ये है F- ये है तो आप ये इमीडिएटली बता दोगे कि डीएनए का जो मूवमेंट है वो F+ से F- की तरफ होगा। इसका मतलब यहाँ पे पोल डिसाइडेड है, इसीलिए कॉन्जुगेशन को पोलर प्रोसेस माना गया है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अब एक लास्ट जो हमारा सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं वो है ट्रांसडक्शन, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन का टाइप है और इसको काफी डिटेल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो ट्रांसडक्शन है वो एग्जैक्टली है क्या। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन
बिना डीएनए का जो है एक्सटर्नल मीडियम से उसने अपटेक किया बैक्टीरियल सेल ने। कॉन्जुगेशन में दो बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी और उस ट्यूब के माध्यम से एक बैक्टीरिया से डीएनए दूसरे बैक्टीरिया पे ट्रांसफर हुआ। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल के पास जो जीन्स हैं वो एक वायरस के माध्यम से जाते हैं, और वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर बिटवीन टू सेल्स इज नोन एज ट्रांसडक्शन। जब भी कभी वायरस के थ्रू दो बैक्टीरियल सेल्स के बीच में जीन ट्रांसफर होते हैं उसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। पहली चीज तो ये आप बिल्कुल क्लियर रखिए। दूसरा, इसकी खोज जो है वो लैडरबर्ग एंड जिंडर दो वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम एक बैक्टीरिया है उसके अंदर की थी, और जो वायरस ट्रांसडक्शन को परफॉर्म करते हैं उनको ट्रांसड्यूसिंग फाज कहते हैं, ट्रांसडक्शन परफॉर्मिंग वायरस। ठीक है, अब देखिए जब भी कभी कोई वायरस ट्रांसडक्शन शो करेगा तो वहां क्या होता है, दो तरह की चीजें आपको पढ़नी होंगी। यहाँ अक्सर बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, उसको ये चीज क्लियर ही नहीं हो पाती कि एग्जैक्टली वो क्या रहा है और किस तरीके से चीजें यहाँ आगे बढ़ रही हैं। और ये जो प्रोसेस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अक्सर फाइनल एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि जैसे कोई भी वायरस, पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि जो भी ट्रांसडक्शन परफॉर्म करने वाले वायरस हैं उनका जो लाइफ साइकिल है वो कितने टाइप का होता है, तब आपको चीजें आगे और क्लियर होंगी। तो बच्चों यहाँ पे हम दो तरीके से चीजों को पढ़ेंगे। मैं पहले ही आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। पहले तो हम पढ़ेंगे कि जो ट्रांसडक्शन परफॉर्म करने वाले वायरस हैं उनकी लाइफ साइकिल कितने टाइप की होती है, क्योंकि जब तक आपको लाइफ साइकिल क्लियर नहीं होगी तब तक आपको ट्रांसडक्शन बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा बिट कंफ्यूजिंग है। और लाइफ साइकिल पढ़ने के बाद फिर हम ये देखेंगे कि ट्रांसडक्शन जो है वो कितने टाइप का होता है। तो ट्रांसड्यूसिंग जो फाज है जो ट्रांसडक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं उनके अंदर दो तरह की लाइफ साइकिल पाई जाती है। पहला तो है लाइटिक साइकिल, पहला जो है लाइटिक साइकिल, और जो दूसरा है वो है लाइसोजेनिक साइकिल। इसका मतलब दो साइकिल तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गई, एक तो लाइटिक साइकिल और एक लाइसोजेनिक साइकिल। अब पहले हम जो है यहां से यहां तक जो आपको डायग्राम दिया गया है ये है लाइटिक साइकिल, और ये जो पार्ट है ये है लाइसोजेनिक साइकिल। अब जैसे ये एक वायरस आया, ठीक है, तो जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस होते हैं वो यूजुअली टैडपोल लार्वा की शेप में मोस्ट कॉमन पाए जाते हैं। टैडपोल लार्वा जैसे इस तरीके से होता है, तो इस तरीके की शेप ही बैक्टीरियोफाज की होती है, या जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं जिनको हम फाज कहते हैं उनकी शेप पाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि इनके अंदर बाहर की तरफ प्रोटीन का कवच होता है, जो मैं वायरस में भी वैसे ये डिस्कस करूंगा। अभी आप जनरल इतना ध्यान रखिए कि कोई भी जो बैक्टीरियोफाज होता है, बैक्टीरियोफाज कहते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। उसका ये जो हेड पार्ट है, राइट, इसके अंदर डीएनए पड़ा रहता है। बाहर का जो पार्ट है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं ये प्रोटीन का बना होता है, और अंदर जो इसके अंदर डीएनए वो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, और इसमें यहाँ डीएनए पाया जाता है। ये डीएनए कैसा होता है, लीनियर होता है, और दो स्ट्रैंड पाए जाते हैं, इसलिए डबल स्ट्रैंड लीनियर होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो बैक्टीरियोफाज की एक जनरल स्ट्रक्चर थी। अब क्या होता है कि जैसे ही ये बैक्टीरियोफाज इस बैक्टीरिया के साथ अटैच होगा, उसने अपना डीएनए इस बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है कि किसी भी बैक्टीरियोफाज में जो डीएनए होता है वो लीनियर स्टेज में पाया जाता है, लेकिन जैसे ही वो बैक्टीरियल सेल के अंदर आ जाता है वो सर्कुलर हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये सर्कुलर हो चुका है। क्यों होता है, वो इसकी एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसके अंदर एक टर्मिनल रीजन में एक सीक्वेंस पाया जाता है जिसको कॉस साइट कहते हैं।
तो कॉस साइट के कारण यहाँ पर मैं ये लिख देता हूं, ड्यू टू कॉस सीक्वेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू कॉस सीक्वेंस आज डीएनए कन्वर्ट into circular form inside the bacterial cell। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है, जैसे ही ये डीएनए एंटर करेगा वो लीनियर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस डीएनए के अंदर एक सीक्वेंस पाया जाता है जिसको कहते हैं कॉस सीक्वेंस। ठीक है, अब ये सर्कुलर फॉर्म में आ चुका है, और ये सर्कुलर फॉर्म में जैसे ही आएगा, अब यहां पर तीन चीजें हो सकती हैं। पहली चीज तो यहां पर ये क्या करेगा, इस बैक्टीरियल डीएनए को डिग्रेड कर देगा। जब इस बैक्टीरियल डीएनए को डिग्रेड कर देगा तो बैक्टीरियल जो डीएनए है वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा। और ये जो वायरस का डीएनए है ये अपनी प्रोटीन बनाता है और अपने पार्टिकल्स को फिर से बनाता है। ठीक है, जब ये वायरस जो है एक सेल के अंदर बन के पूरे तैयार हो जाते हैं तो बैक्टीरियल सेल जो है वहां से लाइसिस हो जाती है, फट जाती है, और ये वायरस बैक्टीरियोफाज फिर से रिलीज हो जाते हैं और ये फिर से उसी साइकिल को फॉलो करने लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि लाइटिक साइकिल में बैक्टीरिया की तुरंत जो है वो लाइसिस हो जाती है, बैक्टीरियल सेल्स इमीडिएटली टूट जाती है, इसीलिए इस साइकिल का नाम क्या पड़ गया है, लाइटिक साइकिल। लेकिन हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। कुछ बैक्टीरियोफाज जो है वो इस तरीके की साइकिल को फॉलो नहीं करते, वो थोड़ा सा अलग पैटर्न रखते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे ही बैक्टीरियोफाज जो है वो अटैच हुआ किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ, और उसने अपना जेनेटिक मैटेरियल जो डीएनए है लीनियर फॉर्म में वो बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर किया, तो ये डीएनए वायरस का जो है ये सर्कुलर फॉर्म में आ गया, और सर्कुलर फॉर्म में आने के बाद ये इस मेन डीएनए के साथ, राइट, ये जो बड़ा साइज दिख रहा है ये बैक्टीरिया का मेन डीएनए है, इसको ये डिग्रेड नहीं करता, इसके साथ ये इंटीग्रेट कर जाता है। और जब भी कभी वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर जाता है उसको कहते हैं प्रोफाज, राइट। और ये कई जनरेशन तक ये जो है इसी तरीके से रेप्लिकेट करता रहेगा, और हर बैक्टीरिया के अंदर वायरस का डीएनए जा रहा है लेकिन वो बैक्टीरिया की सेल को मार नहीं रहा है। तो ये कई जनरेशन तक ये इस तरीके से साइकिल चलता रहेगा। लेकिन कभी कभी, राइट, कभी कभी यहाँ पे इंडक्शन हो जाता है, एक टर्म यहाँ पे मैं यूज करूंगा, इंडक्शन। सर्टेन जो सिचुएशंस ऐसी होती हैं उस सिचुएशंस में क्या होता है कि जो वायरस का डीएनए अब तक मेन बैक्टीरियल डीएनए के साथ लगा हुआ था वो यहाँ पे बैक्टीरियल डीएनए से अलग हो जाता है, और बैक्टीरिया के डीएनए से वायरस के डीएनए के अलग होने को हम कहते हैं इंडक्शन। ऐसी कौन सी कंडीशन है जो इंडक्शन को प्रमोट करती हैं वो अभी भी अंडर रिसर्च है, बहुत ज्यादा क्लियर ये चीजें नहीं है। लेकिन जैसे ही इंडक्शन होता है तो वायरस का डीएनए यहाँ से अलग हो गया, बैक्टीरियोफाज का डीएनए, देखिए बैक्टीरियोफाज वायरस जब भी मैं यूज कर रहा हूँ एक ही मतलब है, ठीक है, वो वायरस जो बैक्टीरिया को मारते हैं वही बैक्टीरियोफाज कहलाते हैं, इसीलिए कंफ्यूज मत होना। तो इंडक्शन जैसे ही हुआ तो वहां से वायरस का जो डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए से अलग हो गया, और जैसे ही वो अलग हुआ वो लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाता है, ठीक है। तो लाइसोजेनिक साइकिल को परफॉर्म करने वाले बैक्टीरिया लाइटिक साइकिल को भी फॉलो करते हैं, क्योंकि जैसे ही उनका वायरस पार्ट, डीएनए का पार्ट अलग होगा वो इमीडिएटली किस में एंटर कर जाएगा, लाइटिक साइकिल में। लेकिन जो स्टार्टिंग से लाइटिक साइकिल ही फॉलो कर रहे हैं वो बैक्टीरियोफाज कभी भी लाइसोजेनिक साइकिल में एंटर नहीं करते। तो पहली बात तो ये कि भाई हमने यहाँ पे बैक्टीरियोफाज की दो तरीके की लाइफ साइकिल देखी। पहली तो लाइटिक साइकिल, यहाँ पे बैक्टीरियोफाज है वो बैक्टीरिया को आफ्टर इन्फेक्शन इमीडिएटली वो लाइसिस कर रहा है,
और दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल, जहां पे जो बैक्टीरियोफाज है वो बैक्टीरिया को मार नहीं रहा है, उसके साथ कॉपरेट कर रहा है और उन दोनों डीएनए फ्यूज होकर यहाँ पे प्रोफाज बनाते हैं। कई जनरेशन तक ये प्रोफाज ऐसी डिवीजन करती रहती है। अब यहाँ डिवीजन से जितने भी बैक्टीरियल सेल बनेंगे सबके अंदर ये प्रोफाज ही चला जाएगा। और कभी कभी जरूरत मतलब इस अंडर सर्टेन कंडीशन वहां पे इंडक्शन हो जाता है। इंडक्शन कहते हैं वायरल डीएनए पार्ट का बैक्टीरियल डीएनए से अलग होना। तो जब भी कभी इंडक्शन होगा तो वहां पे इमीडिएटली जो बैक्टीरिया सेल है वो लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाती है। तो लाइटिक और लाइसोजेनिक दो तरीके की साइकिल हमने देखी। ये ध्यान रखिए कि जब भी कोई यहाँ पे दो तरीके के बैक्टीरियोफाज आपके सामने आए हैं, एक तो लाइटिक साइकिल को फॉलो करने वाले और एक लाइसोजेनिक साइकिल को फॉलो करने वाले। जो लाइटिक साइकिल को फॉलो करते हैं वो सिर्फ लाइटिक में ही रहते हैं, लेकिन जो लाइसोजेनिक साइकिल को फॉलो करते हैं वहां जब भी कभी इंडक्शन होता है तो वो लाइटिक साइकिल में इमीडिएटली एंटर कर जाते हैं। इसका मतलब लाइसोजेनिक साइकिल को अगर कोई बैक्टीरियोफाज फॉलो कर रहा है तो वहां लाइटिक साइकिल भी मिल जाती है, क्योंकि जब भी कभी इंडक्शन होगा वो लाइटिक साइकिल में एंटर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये देखा जाए कि नेचर में लाइटिक साइकिल ज्यादा होता है या लाइसोजेनिक। नेचर में लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो ज्यादा होता है, ये हमेशा याद रखना। अब जो ट्रांसड्यूसिंग फाज है जो ट्रांसडक्शन कर रहे हैं, वो वायरस जो ट्रांसडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो दो तरीके के होते हैं, राइट। वायरुलेंट फाज और टेम्परेट फाज। वायरुलेंट फाज कहते हैं जो लाइटिक साइकिल को फॉलो करें। ठीक है, यहां पे जो है जो भी अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया, जो भी वायरस लाइटिक साइकिल को फॉलो कर रहे थे उनको हम ये है वायरुलेंट फाज कहते हैं। ठीक, लेकिन अगर कोई बैक्टीरियोफाज लाइटिक और लाइसोजेनिक दोनों को फॉलो कर रहा है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि जो लाइसोजेनिक साइकिल वाले बैक्टीरियोफाज होते हैं जब भी कभी इंडक्शन होगा वो लाइटिक में भी एंटर कर जाते हैं, तो इसका मतलब वहां दोनों साइकिल पाई गई हैं। और जब भी वहां दोनों साइकिल पाई जाएंगी वो टेम्परेट फाज कहलाते हैं। जो वायरुलेंट फाज होते हैं जेनेटिक मैटेरियल कुछ भी हो सकता है, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, लेकिन जो टेम्परेट फाज है वहां जेनेटिक मैटेरियल ऑलवेज डीएनए होता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज है, जो वायरुलेंट फाज है, ये चीज मैं यहाँ पर आगे जैसे मैं ट्रांसडक्शन का टाइप बताऊंगा, तो जो वायरुलेंट फाज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन परफॉर्म करते हैं। ट्रांसडक्शन जो है वो दो तरीके का होता है, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। आगे मैं इन दोनों टाइप्स को पढ़ूंगा। जो वायरुलेंट फाज है वो सिर्फ और सिर्फ जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन परफॉर्म करते हैं, जबकि जो टेम्परेट फाज है वो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, स्पेशलाइज्ड प्लस जनरलाइज्ड दोनों तरीके का ट्रांसडक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ये स्पेशलाइज्ड और जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या है ये हम अभी आगे देखेंगे। तो ये ट्रांसड्यूसिंग फाज का एक मेन डिफरेंस है कि किस तरीके से जो है ये दो तरीके के फाज होते हैं। जो वायरुलेंट फाज हैं इनके बारे में जो जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था वो है लूरिया एंड डलबर्ग। लूरिया एंड डलबर्ग, तो ये दो वैज्ञानिक हैं जिनके प्रयासों से वायरुलेंट फाज के बारे में हम जान पाए। तो लूरिया एंड डलबर्ग दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने वायरुलेंट फाज के बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है, इसके अलावा जो टेम्परेट फाज हैं वो दोनों तरीके के उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा हमने ट्रांसड्यूसिंग फाज के जो दो टाइप्स थे उनके बारे में देखा। अब थोड़ा सा हम ट्रांसडक्शन के टाइप्स के बारे में देखते हैं कि भाई जो ट्रांसडक्शन है वो कितने टाइप का होता है। तो जब भी मैं ट्रांसडक्शन की बात करूं तो यहाँ पे जो ट्रांसडक्शन है ये दो तरीके का होता है। अभी तक तो हमने लाइफ साइकिल पढ़ी है कि भाई जो ट्रांसड्यूसिंग फाज है वो कितनी तरीके की लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है लेकिन इतना टफ नहीं है।
तो ट्रांसडक्शन जो है वो दो तरीके का होगा यहाँ पे। पहला है जनरलाइज ट्रांसडक्शन, राइट, किसी भी जीन को उठा के ट्रांसफर कर देना, जनरलाइज ट्रांसडक्शन। क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर कौन कर रहा है, दो बैक्टीरियल सेल के बीच में जीन का जो ट्रांसफर है यहाँ पे वो वायरस कर रहा है। वायरस बैक्टीरिया के किसी भी जीन को उठा के अगर ट्रांसफर कर रहा है तो इस तरीके के ट्रांसडक्शन को हम जनरलाइज ट्रांसडक्शन कहते हैं। अगर वो किसी भी जीन्स को नहीं ले रहा है, स्पेसिफिक जीन्स को ले रहा है, तो इस तरीके के ट्रांसडक्शन को हम स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जनरलाइज और स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन। जो जनरलाइज ट्रांसडक्शन है यहाँ पे क्या होता है, देखिए इसकी ब्रीफ में मैं आपके साथ मैकेनिज्म यहाँ पे शेयर करता हूँ। जनरलाइज ट्रांसडक्शन में क्या होगा कि जैसे ये बैक्टीरियोफाज है, ये एक बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच हुआ, जैसे ये जो नीचे वाली बड़ी सेल है ये बैक्टीरियल सेल है, और ये जो अटैच है ये है फाज, फाज या बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज जो है इसके साथ जैसे ही बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच होता है वो अपना डीएनए यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। डीएनए इंसर्ट होते ही मैंने बोला था कि जब भी कभी ट्रांसडक्शन होगा तो वो क्या करेगा, इस मेन डीएनए को डिग्रेड कर देगा, बैक्टीरिया के मेन डीएनए को। ये जो है बैक्टीरियल डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए में भी कौन सा डीएनए, मेन डीएनए, इसको ये डिग्रेड कर देगा। अब यहाँ पे बैक्टीरियल डीएनए जो है वो डिग्रेड हो चुका है। तो बैक्टीरियल डीएनए जब डिग्रेड होगा तो बैक्टीरिया तो अपनी प्रोटीन से बना नहीं पा रहा है, वायरस क्या करेगा, अपनी प्रोटीन बनाएगा और जो है वो अपने पूरे वायरस पार्टिकल्स को फॉर्म करेगा। यहाँ पे जब ये वायरस अपनी स्ट्रक्चर के अंदर जब डीएनए को इंसर्ट कर रहा था, होता क्या है कि वायरस की जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है वो पहले बनती है और डीएनए बाद में उसके अंदर शिफ्ट कराया जाता है। तो यहाँ पे जब ये वायरस पार्टिकल्स बन गए, इनके अंदर जब डीएनए डाला जा रहा था तो वायरस क्या है, अपने डीएनए को इसके अंदर डालता है, लेकिन गलती से कभी कभी वो बैक्टीरिया के जो टूटे हुए फ्रेगमेंट्स हैं उसको अपना समझ के अपने बैक्टीरियोफाज के अंदर डाल देता है। तो देखिए मान लो यहाँ पे ये जो बैक्टीरियोफाज है इसको देखिए, बाकी सारे बैक्टीरियोफाज में रेड कलर के फ्रेगमेंट जा रहे हैं और रेड कलर का जो फ्रेगमेंट है वो वायरस का था। ये जो रेड कलर का है ये तो वायरस का डीएनए है। तो अगर किसी भी वायरस पार्टिकल्स के अंदर रेड कलर का डीएनए जा रहा है तो वो तो वायरस का जा रहा है, वो तो सही है, लेकिन कभी कभी मिस्टेक से वो ब्लू कलर के फ्रेगमेंट को भी अंदर रख देता है जो कि वायरस का नहीं है, ये किसका है, बैक्टीरिया का है। अब ये फाज जो है सेल के रिलीज होने के बाद यहां से निकला, तो ये बाहर की तरफ जब रिलीज होगा और जब ये नेक्स्ट इन्फेक्शन करेगा, ठीक है, क्योंकि इस वायरस के अंदर डीएनए इसका होना चाहिए था लेकिन गलती से किसका आ गया है, बैक्टीरिया का आ गया है। अब जब ये दूसरी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा तो उसके अंदर ये अपना डीएनए को ट्रांसफर करेगा। देखिए यहां तक फर्स्ट इन्फेक्शन साइकिल है। अब ये सेल फट गई है और फट के ये सारे बैक्टीरियोफाज रिलीज हो गए हैं। इस बैक्टीरियोफाज के अंदर जो है ये नीला वाला डीएनए था, तो इस ब्लू कलर डीएनए को मैं इस तरीके से शो करता हूं, के अंदर ये डीएनए था, ये वाला बैक्टीरियोफाज है, ठीक है। ये बैक्टीरियोफाज जब दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो ये अपना डीएनए समझ के अंदर इंसर्ट कर देगा, लेकिन एक्चुअल में ये इसका डीएनए नहीं था, ये किसका डीएनए था, ये तो बैक्टीरियल डीएनए था। तो एक बैक्टीरियल सेल से उठा के दूसरी बैक्टीरियल सेल के अंदर उसने जीन्स को ट्रांसफर किया है। इस तरीके क्या इसने इस फ्रेगमेंट के सीक्वेंस को देखा, नहीं, इसने गलती से रैंडमली कोई भी डीएनए फ्रेगमेंट पिक कर लिया और ये डीएनए जो है इसका नहीं था, ये बैक्टीरिया का था। तो एक वायरस के द्वारा इस तरीके से जब बैक्टीरियल डीएनए का ट्रांसफर होता है तो इस तरीके के ट्रांसडक्शन को कहते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। और ये डीएनए अब मेन डीएनए के साथ, बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। तो देखिए ये जो जीन्स आई इस बैक्टीरिया के पास, ये वाला पार्ट मैं दिखा रहा हूं, ये इस बैक्टीरिया का नहीं था, ये दूसरे बैक्टीरिया से आया है। किसके माध्यम से आया है, वायरस के माध्यम से आया है। तो इस तरीके का जो ट्रांसडक्शन होता है वो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहलाता है।
यहां तक ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो जनरलाइज ट्रांजैक्शन का मतलब है नो स्पेसिफिक पार्ट इज ट्रांसड्यूस, मतलब कोई स्पेसिफिक पार्ट जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, रैंडम डीएनए, यहां पर रैंडम डीएनए ट्रांसफर हो रहा है। किसके द्वारा ट्रांसफर हो रहा है? बैक्टीरियोफाज या वायरस के द्वारा, जबकि यहां स्पेशलाइज में स्पेसिफिक डीएनए ट्रांसफर होता है। अब वो स्पेसिफिक कैसे होता है वो भी आगे हम देखेंगे। तो बच्चों जनरलाइज ट्रांजैक्शन में इस तरीके से रैंडमली गलती से एक वायरस के द्वारा बैक्टीरियल डीएनए ट्रांसफर होता है, ये हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, जनरलाइज ट्रांजैक्शन में दो तीन चीजें और आपको याद रखनी है। यहाँ पर नीचे की तरफ मैं जो भी पॉइंट्स लिख रहा हूं वो सारे के सारे जनरलाइज ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए हैं। पहली चीज तो ये कि प्लांट जो है, जो बैक्टीरिया है, उसके अंदर कभी भी अगर वायरस एंटर कर रहा है तो कोई भी वायरस कंप्लीट उसके अंदर एंटर नहीं करता। इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ ओनली जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करता है। राइट, बैक्टीरिया में जब भी कोई बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करता है तो ओनली जेनेटिक मटेरियल, और ये सिर्फ यहीं पर लागू नहीं होती है, सॉरी, ये दोनों ही, ये पूरे ट्रांजैक्शन में बात लागू होती है, ये आपको याद रखना है। तो ओनली जेनेटिक मटेरियल इज इंजेक्टेड into bacterial cells, into bacterial cell during transduction. During transduction सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, और ये बात लागू होती है दोनों ट्रांजैक्शंस पर। ठीक है, तो जनरलाइज ट्रांजैक्शन में हमने ये देखा कि भाई गलती से कोई भी डीएनए फ्रेगमेंट उस कैप्सिड के अंदर, जो उसकी स्ट्रक्चर है वायरस की, उसके अंदर आ जाता है और वो दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर हो जाता है। इस तरीके के ट्रांसफर को हम जनरलाइज ट्रांजैक्शन कहते हैं। जो लाइटिक साइकिल फॉलो करते हैं वो जनरलाइज ट्रांजैक्शन फॉलो यूजुअली करते हैं। लेकिन दूसरा टाइप का जो ट्रांजैक्शन है वो है स्पेशलाइज या रेस्ट्रिक्टेड ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहाँ पे गलती से कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ स्पेसिफिक जीन्स का जो पार्ट है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। अब देखिए कैसे हो रहा है। स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन जो है इसको फॉलो करते हैं टेम्परेट फाज। जैसे जो टेम्परेट फाज है, अब ये टेम्परेट फाज क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। तो जो टेम्परेट फाज है ये क्या करते हैं, जैसे ही कोई टेम्परेट फाज कैटेगरी का वायरस बैक्टीरियोफाज किसी बैक्टीरियल सेल को, जैसे ये जो सेल है ये है बैक्टीरियल सेल, तो किसी बैक्टीरियल सेल को जब इन्फेक्ट करता है, ये है फाज, उसके अंदर अपना डीएनए इंसर्ट कर देता है। तो ये है बैक्टीरियल डीएनए और ये है वायरस डीएनए। रेड कलर में यहाँ पे जो शो हो रहा है वो है वायरस या फाज डीएनए। तो लाइसोजेनिक साइकिल फॉलो करने वाले जो फाज होते हैं वो क्या करते हैं, मैंने ये पहले भी अभी साइकिल जब मैं डिस्कस कर रहा था वहां बताया था कि वो इस मेन बैक्टीरियल डीएनए को वो नहीं करते, डिग्रेड नहीं करते, जबकि इसके साथ इंटीग्रेट कर जाते हैं। राइट, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि भाई ये जब वायरस डीएनए इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ फ्यूज होगा तो वो कहीं पे भी फ्यूज हो जाएगा या कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा? तो ऐसा नहीं है कि वो रैंडमली कहीं पे भी फ्यूज हो गया। एक वायरस डीएनए जो है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, स्पेसिफिक एक जगह होती है बैक्टीरियल डीएनए में, वहीं से वो अटैच होता है और उस सीक्वेंस को नाम देते हैं एट सीक्वेंस, ATT सीक्वेंस। अटैचमेंट साइट होती है तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया है एट सीक्वेंस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि रैंडमली जो है वो नहीं हो रहा है, एट सीक्वेंस, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सारे लिटरेचर में ये आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, ATT एट सीक्वेंस। तो वायरस डीएनए एट सीक्वेंस वाली जगह से
बैक्टीरियल डीएनए के साथ फ्यूज हो जाता है और फाइनली जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको कहते हैं हम प्रोफाज। क्या कहेंगे? प्रोफाज। अब ये प्रोफाज के रूप में कई जनरेशन तक रेप्लिकेट होता रहता है, राइट। ये मैं लाइसोजेनिक साइकिल में फॉलो कर चुका हूं कि मैनी जनरेशन, यहाँ पे कई जनरेशन तक ये साइकिल चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरीके से। अब जब भी कभी सिचुएशंस ऐसी होगी तो वहां पे कई जनरेशन के बाद यहाँ कभी कभी इंडक्शन हो जाता है। अब ये इंडक्शन क्या है, ये भी मैं लाइसोजेनिक में बात कर चुका हूं। तो यहाँ पे जब भी कभी इंडक्शन होगा तो इंडक्शन के बाद क्या होता है कि मेन जो डीएनए है, बैक्टीरिया का जो डीएनए है, उससे वायरस का डीएनए अलग हो जाता है और वायरस के डीएनए के मेन डीएनए से अलग होने को हम कहते हैं इंडक्शन। और जब भी कभी ये इंडक्शन होगा तो यहां पे दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है। जितना वायरस का डीएनए गया था या तो उतना ही अलग हो जाए, लेकिन कभी कभी गलती से जब ये वायरस का डीएनए यहां मेन डीएनए के साथ अलग होता है तो वो बैक्टीरियल डीएनए के कुछ पार्ट को अपने साथ ले आता है। देखिए मैंने ये बताया था ना कि वो अपने कुछ पार्ट को लेके आ गया है। ये रहा, ये जो ब्लू कलर में पार्ट्स हो रहा है ये वायरस का नहीं है, ये किसका है? बैक्टीरिया का है। और जो रेड वाला पार्ट है वो वायरस का है। लेकिन यहाँ पे जब ये वायरस डीएनए अलग हो रहा था इंडक्शन प्रोसेस में, तो वो यूजुअली तो जितना अटैच हुआ है उतना ही निकलता है, लेकिन समटाइम कभी कभी वो बैक्टीरियल डीएनए के कुछ पार्ट को भी लेके आ जाता है। और अब वो जब अपनी कॉपी बनाता है तो यहां से मैंने ये बोला था कि इंडक्शन के जस्ट बाद वो किस साइकिल में एंटर कर जाएगा? वो लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाता है। और लाइटिक साइकिल में जैसे ही वो एंटर करेगा, ये लाइटिक साइकिल में एंटर कर गया, और लाइटिक साइकिल में जैसे ही एंटर करेगा तो अब वो बैक्टीरियल डीएनए को तोड़ देता है। तो देखिए बैक्टीरियल डीएनए को उसने फ्रेगमेंट कर दिया और अब वो बैक्टीरियल प्रोटीन मशीनरी का यूज करके अपने पार्टिकल्स का निर्माण किया। अब जब ये पार्टिकल्स के अंदर डीएनए डाल रहा था तो अपना ही डीएनए डालेगा, लेकिन इसके डीएनए के साथ थोड़ी सी मात्रा में बैक्टीरिया का डीएनए भी जुड़ा हुआ है। और अब ये जो बैक्टीरिया का डीएनए जुड़ा हुआ है ये रैंडम नहीं है, ये कुछ सीक्वेंस फिक्स है, राइट। क्योंकि अटैचमेंट सीक्वेंस जो है उसके आसपास के जीन्स यहाँ पे इस वायरस डीएनए के साथ पाए जाते हैं। तो इस सीक्वेंस के फिक्स होने के कारण इसको स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं। और जब ये वायरस के पार्टिकल्स सेल लाइसिस, यहाँ पे ये बैक्टीरियल सेल लाइसिस होगी, ये बैक्टीरियल सेल फटेगी और जब ये सेल फटेगी तो यहाँ से ये सारे के सारे बैक्टीरियोफाज रिलीज होंगे और ये रिलीज होके एक न्यू बैक्टीरियल सेल, ये जो है ये एक न्यू बैक्टीरियल सेल है, इस न्यू बैक्टीरियल सेल को फिर से इन्फेक्ट करेंगे और इसके अंदर जब ये अपना जीन्स ट्रांसफर करेंगे तो इसमें इतना जो पार्ट ये ब्लू कलर से जो शो हुआ है ये वायरस का नहीं है, ये किसका है? ये बैक्टीरिया का है। और बैक्टीरिया इस जीन्स को अपने डीएनए के साथ इंटीग्रेट करा लेता है, वायरस डीएनए को नहीं कराता। तो देखिए इस तरीके से उसने अपना जो जीन्स था वो यहाँ पे इंटीग्रेट करा लिया और वायरस डीएनए को छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीन ट्रांसफर हुआ है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, ये ट्रांसफर्ड जीन है और ये जीन रैंडम ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये स्पेसिफिक कुछ सीक्वेंस हैं वो ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके के ट्रांसडक्शन को हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रैंडमली कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्पेसिफिक तरीके से बैक्टीरियल जीन्स को ट्रांसफर किया जा रहा है। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन जो है वहां पे जो भी टेम्परेट फाज है, यहाँ पे एक छोटा सा क्लासिफिकेशन के माध्यम से हम एक चीज और आपको दिखाना चाहेंगे कि जो टेम्परेट फाज है, राइट, जो टेम्परेट फाज है ये दो तरीके से बिहेव करते हैं। यहाँ पे या तो ये डीएनए, कभी कभी ये टेम्परेट फाज क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द जो कॉमन सिचुएशन है ये मेन डीएनए के साथ इंटीग्रेट करेंगे। इनका जो डीएनए है
वो मेन बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेट विद बैक्टीरियल डीएनए। तो बैक्टीरियल डीएनए के साथ ये इंटीग्रेट करते हैं एंड प्रोफाज फॉर्म, और जो फाइनल स्ट्रक्चर बनती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोफाज कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन सिचुएशन है जो मोस्ट ऑफ द टेम्परेट फाज में देखी गई है। लेकिन एक्सेप्शनली कुछ टेम्परेट फाज ऐसे हैं जो इंटीग्रेट नहीं होते, डू नॉट इंटीग्रेट, राइट। लेकिन वो बैक्टीरियल डीएनए को भी डिग्रेड नहीं करते और वो लाइसोजेनिक साइकिल फॉलो करते रहते हैं, कई जनरेशन तक वो पड़े रहते हैं बैक्टीरियल सेल में। तो डू नॉट इंटीग्रेट विद मेन डीएनए। तो यहाँ पे ये मेन डीएनए के साथ इंटीग्रेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो बैक्टीरियल डीएनए को भी डिग्रेड नहीं कर रहे हैं। ये एक्सेप्शनल केस है। और इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें P1 फाज एक आता है, P1 बैक्टीरिया फाज, वो इसी कैटेगरी में आता है, राइट। अब जो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो स्पेसिफिक जगह पे कर रहे हैं, साइट स्पेसिफिक या रैंडम कर रहे हैं, इसके बेस पे भी हम ये दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। साइट स्पेसिफिक इंटीग्रेशन की मतलब जहां पे वो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो साइट फिक्स है, हर जगह से वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ नहीं जुड़ सकते। तो साइट स्पेसिफिक इंटीग्रेशन जो है वो कर सकते हैं। दूसरा रैंडम इंटीग्रेशन, ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिक सीक्वेंस से ही जुड़े, वो रैंडम इंटीग्रेशन भी शो करते हैं। रैंडम इंटीग्रेशन का मतलब है कि वो फिक्स जगह से न जुड़े बैक्टीरियल डीएनए के साथ, वो रैंडमली कहीं से भी जुड़ सकते हैं। तो रैंडम इंटीग्रेशन का अगर हम एग्जांपल देखें कि वो सीक्वेंस, जैसे मैं यहां बोल रहा था कि एट सीक्वेंस से जुड़ते हैं, तो यहां पे ये एट सीक्वेंस से नहीं जुड़ेंगे। इसका एग्जांपल है न्यू फाज। दूसरा है साइट स्पेसिफिक इंटीग्रेशन। ये साइट स्पेसिफिक इंटीग्रेशन मोस्ट कॉमन है, इसीलिए मैंने डायग्राम में आपको सीक्वेंस की बात की थी। और मोस्ट कॉमन जो है साइट स्पेसिफिक इंटीग्रेशन, यहां पे एग्जांपल जो है वो है लैम्बडा फाज। और वो सीक्वेंस जहां से ये वायरस डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ जुड़ता है, उस सीक्वेंस का नाम है एट सीक्वेंस। क्या नाम है उस सीक्वेंस का नाम? अटैचमेंट सीक्वेंस। तो वहीं से इस सीक्वेंस का नाम पड़ गया है एट सीक्वेंस। ये आपको ध्यान रखना है। तो टेम्परेट फाज के रिलेटेड ये जो इंफॉर्मेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एट सीक्वेंस। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन जो है उसकी जो एक मैकेनिज्म वाला पार्ट है उसको हमने थोड़ा सा डेप्थ डिस्कस किया और वो आपको यहां से क्लियर हुआ होगा।